हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं इतिहास से संबंधित विषय प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? सीधा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था और यहाँ पर मोरक्को ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया था? हड़प्पा शहर जो बनाया गया था, ये ग्रिड पद्धति से बनाया गया था और यहाँ पर ग्रिड ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिलता था? हड़प्पा वासियों को तांबा मिलता था राजस्थान से और यहाँ पर राजस्थान देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यानी सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं था, किस धातु से अपरिचित थे? ये धातु था लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं था और यहाँ पर लोहा देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सही कथन चुने। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सही कथन को चुनाव करना। पहला कथन है, वहाँ मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। दूसरा कथन है, वहाँ शहरी जीवन था। तीसरा कथन है, वहाँ जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य। ये तीनों ही जो ऑप्शन है, वहाँ मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, ये कथन भी सही है। वहाँ शहरी जीवन था, ये भी सही कथन है। वहाँ जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला, ये भी कथन सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा कालीन स्थल मुंडी गाग कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल मुंडी गाग ये जो अवस्थित है अफगानिस्तान में और यहाँ पर अफगानिस्तान ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त मोहरें किस चीज की बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त जो मोहर था, ये सेल खड़ी का बना होता था और यहाँ पर सेल खड़ी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का प्रमाण कहाँ पर मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का जो प्रमाण मिला है, ये सुर्त घोई से मिला है और सुर्त घोई की बात करें, ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान समय में अफगानिस्तान में है। वर्तमान समय में सुर्त घोई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। यहाँ पर सुर्त घोई देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार जो था वो त्रिभुजाकार था और यहाँ पर त्रिभुजाकार देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने कराया था? स्थल जो है जिसका कि उत्खनन दयाराम साहनी ने कराया था, वो स्थल है हड़प्पा और यहाँ पर देखिए हड़प्पा जो है वो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। किस वर्ष इसका उत्खनन हुआ है? 1921 में। नदी की बात कर ले, किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में कराया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? अशोक के अभिलेख जो लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में और यहाँ पर प्राकृत देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम तमिल महाकाव्य कौन सा है? प्रथम तमिल महाकाव्य जो है ये है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम जो है ये प्रथम तमिल महाकाव्य है और यहाँ पर शिल्पाधिकारम ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति ये जो संबंधित है समुद्रगुप्त से संबंधित है और यहाँ पर समुद्रगुप्त देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो याद रखिएगा आप लोग, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी हुआ करते थे और इसी हरिसेन ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न, किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो आजाद सॉरी यहाँ पर रुद्रदामन जो है
इस रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, यानी जीर्णोद्धार करवाया था। और रुद्रदामन का संबंध किस वंश से है? तो ये शक वंश का एक शासक था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो सुदर्शन झील का निर्माण जो कराया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कहाँ पर? तो गुजरात के गिरनार पर्वत पर। गुजरात, गुजरात, एक सेकंड, गुजरात, यहाँ पर हम नोट डाउन कर रहे हैं। गुजरात के गिरनार पर्वत पर। गिरनार पर्वत पर। और इसका पुनः यानी जीर्णोद्धार रुद्ररमन ने कराया था, जो ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? परिवार का मुखिया कहलाता था गृहपति। और यहाँ पर गृहपति ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या 4 है। और यहाँ पर 4 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है? हर्षचरित जो लिखी गई है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और यहाँ पर संस्कृत देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। थोड़ा और समझ लीजिए, ये हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? ये वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। वान भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में ये हर्षचरित लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी वो थी प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अग्रहार भूमि अनुदान किसे प्रदान किया जाता था? अग्रहार भूमि अनुदान, ये अनुदान किया जाता था ब्राह्मणों को। और यहाँ पर ब्राह्मण देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सदी में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में जो आया था, ये 7वीं शताब्दी में आया था। और यहाँ पर 7वीं शताब्दी देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। एक सवाल और यहाँ याद रखिएगा, ये जो ह्वेनसांग है, ये किनके दरबार में भारत आया था? तो आप लोग याद रखिएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में भारत में ह्वेनसांग आए थे। कब? तो 7वीं शताब्दी में। और 7वीं शताब्दी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यापारियों का संघ क्या कहलाता था? व्यापारियों का जो संघ था उसको श्रेणी कहा जाता था। और यहाँ पर श्रेणी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेरी प्लस किस भाषा का शब्द है? पेरी प्लस जो भाषा का शब्द है, ये यूनानी भाषा का शब्द है। और यहाँ पर यूनानी ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? आहत सिक्के चांदी के भी बने होते थे और तांबे के भी बने होते थे। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किन राजाओं ने जारी किए थे? बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जो जारी किए थे राजाओं ने, तो वो कुषाण शासकों में। कुषाण शासक जो थे, उसने सबसे अधिक, इनके जो राजा हुआ करते थे, उसने सर्वाधिक यानी बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करवाए थे। यहाँ पर कुषाण ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने उद्वाचन किया? उद्वाचन किया इसका मतलब हुआ पढ़ा। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स फ्रिसेप ने। और किस वर्ष पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने उद्वाचन किया यानी पढ़ा? तो वो जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। यहाँ पर जेम्स प्रिसेप ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग विजय अपने शासन के किस वर्ष में की थी? अशोक ने कलिंग विजय जो अपने शासन में किया था 8 वर्ष में, यानी 8वें वर्ष में। और यहाँ पर 8 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। एक सवाल और याद रखिएगा, कलिंग विजय किस वर्ष हुआ था? 261
ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग विजय। किसने किया था? सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, आहत सिक्के का प्रयोग वाणिज्यिक क्षेत्रों में किस शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ? आहत सिक्कों का प्रयोग वाणिज्यिक क्षेत्रों में किस शताब्दी में किस शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ? तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था आहत सिक्के वाणिज्यिक क्षेत्रों में। और यहाँ पर देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुल शब्द का अभिप्राय है। कुल शब्द किसको कहा जाता था? कुल कहा जाता था परिवार को, और यहाँ पर परिवार ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आदि पर्वन यानी प्रथम अध्याय किस ग्रंथ से संबंधित है? आदि पर्वन यानी प्रथम अध्याय जो संबंधित है, ये महाभारत से संबंधित है, और यहाँ पर महाभारत ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वैदिक काल में गोत्र से बाहर वैवाहिक संबंध को कहा जाता था। वैदिक काल में गोत्र से बाहर वैवाहिक वैवाहिक संबंध को कहा जाता था बहिर्विवाह, और यहाँ पर बहिर्विवाह देखिए ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। धर्म सूत्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? धर्म सूत्र में विवाह का जो वर्णन है, ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, और यहाँ पर 8 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है, और यहाँ पर ऋग्वेद ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है, कहाँ मिला है? मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है, ये मिला है कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में मिला है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शूद्रक की रचना है? शूद्रक की जो रचना है वो है मृच्छकटिकम, और यहाँ पर मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मातंग जातक किस भाषा में रचित ग्रंथ है? मातंग जातक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि पाली भाषा में रचित है, और यहाँ पर पाली ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के लिए धन अर्जन के कितने तरीके मनुस्मृति में वर्णित है? स्त्रियों के लिए धन अर्जन के कितने तरीके मनुस्मृति में वर्णित है? ये तरीका 6 है, और यहाँ पर 6 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्यम निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? मध्यम निकाय ये किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ध्यान रखिएगा, मध्यम निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और यहाँ पर बौद्ध देखिए ऑप्शन ए में है, सॉरी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुरु जनपद की राजधानी कौन थी? कुरु जनपद की जो राजधानी थी वो थी हस्तिनापुर, और इसके साथ साथ में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ 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 या फिर इसी को हस्तिनापुर कहिए, जो कुरु महाजनपद की राजधानी थी, और यहाँ पर हस्तिनापुर है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक बौद्ध दर्शन से संबंधित है? यानी बौद्ध दर्शन से संबंधित पुस्तक कौन सी है? ये है अधिधम्म पिटक। अधिधम्म पिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, और अधिधम्म पिटक ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, बुद्ध किस मगध नरेश के समकालीन थे? बुद्ध जो है मगध का वो कौन सा राजा था जिनके कि ये समकालीन थे? तो बुद्ध जो है अजातशत्रु और अशोक, अशोक नहीं थे ये, इसमें बिंबिसार थे, अशोक नहीं थे, अशोक को हटा दीजिए। बुद्ध जो है ये अजातशत्रु और बिंबिसार के समकालीन थे, यानी अजातशत्रु जो ऑप्शन ए में है और बिंबिसार जो ऑप्शन सी में थे, इस तरह से अजातशत्रु और बिंबिसार के समकालीन थे ए और सी, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया,
किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी? यानी महिलाओं को बौद्ध धर्म में यानी महात्मा बुद्ध ने संघ में शामिल होने के लिए अनुमति दी थी, किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पर। आनंद ये जो है बौद्ध धर्म में यानी महात्मा बुद्ध के ही एक प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। इसी आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दिया था। आनंद ऑप्शन डी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्तूप का संस्कृत में क्या अर्थ होता है? स्तूप का संस्कृत में अर्थ होता है टीला, और टीला यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत के पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाते थे? बौद्ध मत के पुरातन परंपरा के जो अनुयायी थे ये थेरवादी कहलाते थे, और यहाँ पर थेरवादी देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर कहाँ अवस्थित है? कैलाश मंदिर एलोरा में है, और ये एलोरा कहाँ पर है तो ये भी ध्यान रखिएगा, एलोरा जो है ये महाराष्ट्र में है। एलोरा महाराष्ट्र में, यहीं पर कैलाश मंदिर है, और यहाँ पर एलोरा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में है? लोथल ये गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, और गुजरात ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? बंदरगाह जो था ये था लोथल में। लोथल का खोज हुआ है 1955 में रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ राव के द्वारा लोथल का खोज हुआ, और यही लोथल जो है कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो ये सिंधी भाषा का शब्द है। इस मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलहन ने किस ग्रंथ की को लिखा? कलहन ने राजतरंगिणी को लिखा है। राजतरंगिणी देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। और इस राजतरंगिणी के अंदर कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक के अंदर है? तो राजतरंगिणी के अंदर है, और राजतरंगिणी किसका ग्रंथ? ये कलहन के द्वारा रचना की गई है। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा में किसका अभिलेख मिला है? हाथी गुम्फा में खारवेल का अभिलेख मिला है, और यहाँ पर खारवेल देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और ये जो लुम्बिनी है ये लुम्बिनी कहाँ पर है? कपिल वस्तु, कपिल वस्तु लुम्बिनी, और ये दोनों जगह कहाँ पर है? ये है कपिल वस्तु, कपिल वस्तु ये कहाँ पर है? नेपाल में। इसको भी ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म होता है कहाँ पर? कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में, और यहाँ पर लुम्बिनी ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और यहाँ पर सिद्धार्थ तो ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और यहाँ पर महावीर स्वामी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग यहाँ पर ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया गया वो धातु था तांबा, और तांबा ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या 16 था,
और ये जो अंगुत्तर निकाय है, ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसी अंगुत्तर निकाय के अंदर में 16 महाजनपद की चर्चा है और 16 यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत जो नहीं है वो है साहित्य। पुरातत्व के अंतर्गत शामिल नहीं है साहित्य, जो ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है ये मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था और यहाँ पर मौर्य वंश देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में और ये कुंडल वन हो गया, ये इसके जगह पर होना चाहिए कुंड ग्राम। और ये कुंड ग्राम कहाँ पर है ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार के वैशाली में। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तमिल संगम साहित्य में वेलालर किसे कहा जाता था? तमिल संगम साहित्य में वेलालर जो कहा जाता था वो बड़े जमींदार को, और बड़ा जमींदार यहाँ पर ऑप्शन बी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? कुषाण शासक अपने नाम के पहले देवपुत्र का उपाधि लगाते थे और देवपुत्र ऑप्शन डी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो वो भाषा प्राकृत था और प्राकृत यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी किस क्षेत्र से संबंधित था? मेसोपोटामिया का लेख में वर्णित हाजा पक्षी ये संबंधित था मेलुहा से और मेलुहा यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो है ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तमिल संगम साहित्य में उल्लवर किसे कहा जाता था? तमिल संगम साहित्य में उल्लवर जो कहा जाता था ये हलवाहा को कहा जाता था और यहाँ पर हलवाहा देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सफल और धनी व्यापारी क्या कहलाते थे? सफल और धनी व्यक्ति जो कहलाते थे वो सार्थवाह, मस मस्तुवन और सेठी, जो कि इनमें से सभी है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो ऑप्शन डी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य में किस वस्तु की बहुत मांग थी? रोमन साम्राज्य में जो बहुत मांग थी वो था कपड़ा भी था, जड़ी बूटियां भी था और मसाले भी थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जरथुस्त्र किस देश से संबंधित थे? जरथुस्त्र संबंधित थे ईरान से और यहाँ पर ईरान ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अरस्तु किस देश से संबंधित थे? अरस्तु यूनान से संबंधित है और यूनान ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यौधेय गणराज्य कहाँ स्थित था? यौधेय गणराज्य जो अवस्थित था ये था पंजाब और हरियाणा में। कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सातवाहन किस वर्ण के थे? सातवाहन जो थे वो ब्राह्मण के थे और ब्राह्मण यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है देवगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण कब हुआ? देवगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में और यहाँ पर गुप्त काल ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को VVIE इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें इस वीडियो में।